गुड मॉर्निंग संजना। गुड मॉर्निंग रेशमा। गुड मॉर्निंग कामिनी। चलो क्वेश्चंस कर रहे थे हम कल। ठीक है, तो बताओ इसी चैप्टर के आगे जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आपको। कहाँ तक करे थे कल? बताओ। भाई मतलब ये सोच के रखा है कि मैसेज करने के बाद ही ज्वाइन करोगे? ये जो लास्ट में अभी 3 लोग ज्वाइन हुए हैं। टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? ऑलरेडी 7:15 से 7:20 मैंने कर दिया था। 16? अभी 16 कहाँ से आ गया? कल क्यों नहीं पूछा 16 वाला? सर 16 तो कर दिया। अच्छा 16 कर दिया। अब कौन सा पूछना है? 24? 20 भी पूछना है? 20 नहीं किया है क्या? तो 20 क्या होगा भाई? 20 में भी तो वैसे ही होगा। 20 में कौन सा लॉ लगाओगे भाई? आपको क्या कंडीशन दी है? कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन दी है और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन पूछ रहा है, तो कौन सा लॉ लगा सकते हैं हम यहाँ? चार्ल्स। हाँ, तो चार्ल्स लॉ लगाया नहीं इसमें, 20 वाले में। बताओ भाई।
ये तो आसान सा है, थोड़ा कुछ कर भी लिया करो। थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं कर रहे हो, कैसे करोगे फिर पेपर में? जब ये बेसिक लॉज के क्वेश्चन आप पूछ रहे हो जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो फिर कैसे करोगे? मतलब नहीं आ रहा तो फिर ले आओ बस, है ना? भाई जब खुद से आप नहीं करने की कोशिश करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ऐसे। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपका कांस्टेंट क्या है, प्रेशर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर जो आपका टेम्परेचर है, मतलब वॉल्यूम जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि V इक्वल टू के टी होता है, ठीक है। या ये भी बोल सकते हो कि V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। या आप ये भी बोल सकते हो कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 होता है। तो आपको दो इनिशियल और मतलब एक इनिशियल और एक फाइनल कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो आप टेम्परेचर को क्या कर लोगे, क्योंकि हमने जो चार्ल्स लॉ पढ़ा है उस चार्ल्स लॉ में क्या होता है, ये जो टेम्परेचर होता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, यानी कि केल्विन में होता है। तो पहली कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि भाई टेम्परेचर जो है वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। तो T1 जो है वो आपको 27 दिया है, इसमें 273 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये दी है कि अगर आप इनिशियल वॉल्यूम V1 को V कंसीडर करते हो तो V2 की वैल्यू जो है आपको 2 टाइम्स दी है, यानी कि 2V हो जाएगी। तो आपको कैलकुलेट करना है कि T2 कितना होगा भाई, तो बस इसमें लॉ में लगा दोगे और क्या है। V1 की वैल्यू V रख दो, T1 की वैल्यू 300 रख दो, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 आपको निकालना है। सॉरी, V2 तो दिया है, 2V के बराबर है, और T2 आपको निकालना है। तो ये वाले V से ये वाला V कैंसिल हो गया, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ गई, 600 केल्विन। अब ऑप्शन जो है वो आपको डिग्री सेल्सियस में दिए हैं, तो डिग्री केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो आप क्या कर दोगे, उसमें से 273 माइनस कर दोगे। तो जब 273 आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 327 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ क्यों नहीं हो रहा था ये क्वेश्चन, ट्राई नहीं किया होगा। आ गया समझ में ये वाला? यस सर। 24, अब 24 देखते हैं। Consider a mixture of non-interacting ideal gases having nu1 mole of gas 1, nu2 mole of gas 2, and nu2 3, sorry, nu3 mole of gas 3 in a vessel of volume V at temperature T and pressure P. The total pressure of the mixture of gases is given by, ठीक है। तो इसमें भी हम आइडियल गैस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, एक मिक्सचर बनाया गया है नॉन इंटरेक्टिंग आइडियल गैसेस का, यानी कि गैसेस जो हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि आइडियल गैसेस में और साथ में नोबल गैसेस में आपस में रिएक्शन नहीं हो रही। तो देखो तीन टाइप की गैस है आपके पास, तो एक दो तीन चार, ठीक है। ये मतलब पहली वाली गैस मैंने कंसिडर कर ली, दूसरी वाली मान लो ये हो गई, और तीसरी वाली जो गैस है वो ये हो गई। तो इनका आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा, आपने इसको एक वेसल में भर दिया है, और इस वेसल का जो वॉल्यूम है वो आपको V दिया हुआ है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है इस वेसल का वो T है, और प्रेशर जो है वो आपको P दिया हुआ है। और इसके बाद जो है इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं, मान लो ये वाली एक गैस हो गई, ये वाली गैस 1 हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो है ये ब्लू वाली जो गैस है ये गैस 2 कह दी हमने, और ये जो रेड वाली है इसको हमने गैस 3 कह दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो है गैस 1 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो μ1 दिए हुए हैं, इसके μ2 दिए हुए हैं, और इसके जो है आपको μ3 दिए हुए हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर दी है। तो आपसे पूछा कि टोटल प्रेशर यहाँ पर कितना होगा, ठीक है।
तो टोटल प्रेशर आपको मिक्सचर का यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखो इसे कैसे करेंगे। तो देखो एक लॉ हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। पता नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा था। ठीक है। तो देखो एक डाल्टन्स लॉ होता है ऑफ पार्शियल प्रेशर, मे बी आपने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी तो। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि भाई अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है, कोई भी वेसल है, और अगर आप उसमें नंबर ऑफ गैसेस को ऐड कर रहे हो, मान लो दो गैसेस हैं या दो से ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस हैं, और अगर उनका अलग अलग का प्रेशर जो है वो P1 P2 P3 अप टू Pn है, जितनी नंबर ऑफ गैसेस हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सारे प्रेशर का सम होगा। तो ये वाला लॉ जो है ये बोलता है। ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई टोटल प्रेशर अगर P है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाली गैस का अगर प्रेशर P1 है, सेकंड वाली गैस का अगर प्रेशर P2 है, और थर्ड वाली गैस का अगर प्रेशर P3 है, तो P प्रेशर जो है वो उन तीनों के प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये डाल्टन्स लॉ कहता है। ठीक है। तो कहीं पर भी कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो आपके दिमाग में डाल्टन्स लॉ आ जाना चाहिए कि भाई टोटल प्रेशर की जो वैल्यू है वो हर गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होती है। पार्शियल प्रेशर मतलब हर गैस का खुद का अलग अलग जो प्रेशर है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम वो लगा देंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी या एन आर टी। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को म्यू से रिप्रेजेंट किया तो मैंने म्यू लिख लिया, अदरवाइज आप एन भी लिख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रेशर की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू आर टी बाई वी के बराबर हो जाएगा। तो यही वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टोटल प्रेशर पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी वन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन आर टी अपॉन वी लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो आप एक चीज यहाँ पर देखोगे, वॉल्यूम जो है वो तीनों के गैस का जो है बराबर होगा। ठीक है। क्योंकि बराबर कैसे होगा, क्योंकि कंटेनर का जो साइज है वो सबके लिए एक ही है। चाहे वो आपकी गैस वन हो, चाहे वो आपकी गैस टू हो, चाहे वो आपकी गैस थ्री हो, सभी के पास इक्वल वॉल्यूम प्रेजेंट है अपनी गैस को एक्सपेंड करने के लिए। तो भाई गैस के पास तो पूरी प्रॉपर्टी होती है कि उसे जितनी जगह मिलेगी वो उतनी जगह में फैल जाएगी। तो गैस वन के पास भी उतनी जगह है, यानी कि वॉल्यूम वी है। गैस टू के पास भी वॉल्यूम वी है फैलने के लिए, और गैस थ्री के पास भी जो है वॉल्यूम वी ही प्रेजेंट है फैलने के लिए। तो V जो है सब में बराबर हो जाएगा, और टेम्परेचर भी रखा हुआ है यहाँ पर, कांस्टेंट ही रखा है, T टेम्परेचर है पूरे वेसल का। तो T ही टेम्परेचर होगा, इसका मतलब हर गैस का। ठीक है। जिस वजह से ओवरऑल टेम्परेचर क्या बन रहा है, T बन रहा है। तो ये आपका P इज इक्वल टू दिस हो गया। ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला का प्रेशर हो गया। उसी तरीके से सेकंड वाले का जो प्रेशर है वो म्यू टू आर टी अपॉन वी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ गैस सेकंड वाले गैस के जो है वो म्यू टू दिए हुए हैं। और इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए म्यू थ्री आर टी अपॉन वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू हो जाएगी क्या आ जाएगी, आर टी बाई वी को हम कॉमन ले लेंगे, और म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको समझ के आया कि भाई अगर जितनी भी नंबर ऑफ गैसेस होंगी और उनके नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको अलग अलग दिए होंगे, और कंडीशन ऐसी मेंटेन करिए कि वेसल का साइज तीनों गैस के लिए सेम दे रखा है, मतलब एक ही वेसल के अंदर गैस डाली हुई है, और टेम्परेचर उसका कांस्टेंट अगर मेंटेन किया हुआ है, तो उस केसेस में आर टी बाई वी और ब्रैकेट में नंबर ऑफ मोल्स का सम हो जाता है। तो ये आपको जो है यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया है। ठीक है। किस कंडीशन के लिए मिल गया वो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है। आ गया समझ में। यस यस सर। ठीक है, और बताओ इसके बाद। 28 29।
और बाकी जो ये शांत बैठे हैं, इनको कुछ नहीं पूछना है या सब आता है? क्या रीजन है भाई, ये बताओ। आदर्श, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है? निकिता, आप कुछ नहीं पूछ रहे हो? प्राची, आप भी कुछ नहीं पूछ रहे हो? साक्षी, आप भी कुछ नहीं पूछ रहे हो? सौम्य, आपने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक? क्या रीजन है, सारे कर लिए हैं? या मतलब घर आके आप लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा पूछने के लिए? बताओ। देखो, अगर पूछ नहीं रहे हो ना, तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि आप क्वेश्चंस को कर नहीं रहे हो। ठीक है, और अगर करोगे नहीं, तो फिर ये सोच लेना फिर कुछ नहीं होगा इस साल भी। क्योंकि फिजिक्स में देखो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। खाली फॉर्मूले रट के चले जाओगे और ये सोचोगे कि वहां पर हमसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। और फिजिक्स अगर आपका अच्छा होगा, तभी आपका केमिस्ट्री भी अच्छा हो पाएगा। और खाली बायो रट के नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो भाई करो। यही टाइम है। लास्ट के अब 2 महीने रह गए हैं, और इसी में करना है अब जो करना है। और अगर अभी नहीं करोगे, तो फिर अगले साल का वेट करो दोबारा से। तो अब ये आप सोच लो कि यहाँ से कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं रेगुलर, वो ये किसी अच्छे कॉलेज में होंगे। और आप बस प्राइवेट कॉलेज का प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे होगे कि भाई कितने लाख रुपए में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, हॉस्टल का खर्चा कितना आएगा, ये चीज पढ़ रहे होगे आप। तो अब आप ये डिसाइड कर लो कि आपको ये बैठ के करना है या किसी अच्छे कॉलेज में जाना है। क्योंकि भाई डाउट उसी को आता है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। ठीक है, और जो नहीं करता फिर उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। तो खाली बैठने मत आया करो। अपना ही टाइम खराब कर रहे हो। इससे अच्छा तो फिर कुछ और ही कर लो जिसमें आपका मन लग जाता है। 28 29 देखते हैं अब। 28 है, अ गैस एट 300 केल्विन इज enclosed इन अ कंटेनर. Now the container is placed on fast moving train. तो while the train is in motion, the temperature of the gas is. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई टेम्परेचर में क्या होगा, क्या वो सेम रहेगा, क्या वो चेंज हो जाएगा, क्या वो 300 के ऊपर हो जाएगा, या फिर वो 300 के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, क्या होगा भाई आपके अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या बाहर के उससे कोई फर्क पड़ता है अंदर की गैस पर? ये बताओ, सोचो थोड़ा सा। पड़ता है। पड़ता है? गैस के मॉलिक्यूल पर फर्क पड़ेगा? भाई नहीं पड़ता है। ठीक है, बाहर के मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है अंदर की गैस के ऊपर। ये चीज आप ध्यान रखो। अगर कंटेनर में आपके पास गैस प्रेजेंट है, तो कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो अपने ही रेंडम मोशन में रहते हैं, उसको बाहर की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिस ट्रेन में कंटेनर को रखा गया होगा, वो ट्रेन अगर मूव कर भी रही है, तो वो ट्रेन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। लेकिन अगर आप ट्रेन और मतलब जो वो बॉक्स है जिसमें मतलब कंटेनर में जिसमें रखा गया है, ट्रेन और कंटेनर एक दूसरे के रेस्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, किस में रेस्ट में है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। तो अगर वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मतलब रेस्ट में है, तो फिर गैस की वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? गैस की वेलोसिटी तो वैसी रहेगी ना। ये बताओ। अब आप खुद एक बात ये सोचो ना, अगर आप मान लो पानी की बोतल को लेकर जा रहे हो ट्रेन में, तो अगर ट्रेन बहुत ही स्मूथ चल रही है, ठीक है, और ट्रेन मतलब ज्यादा हिल नहीं रही है, तो आपने देखा होगा कि भाई पानी भी जो है उसमें ज्यादा कोई मोशन आपको दिखाई नहीं देगा, पानी भी आपका स्टैटिक ही रहेगा। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने करा गया है कि जो पानी है उसका मतलब जो रिलेटिव मोशन है वो उसको जीरो कर रखा है। क्योंकि ट्रेन जब मूव कर रही है, तो ट्रेन और ये क्या है, मतलब ट्रेन क्या बन गया, आपका ग्राउंड बन गया। ठीक है, जब ट्रेन अगर मूव भी कर रही है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में जब आपने बॉटल रखी पानी की, तो बॉटल जो है वो उसके रिस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी पे है।
तो अगर वो उसके जीरो वेलोसिटी पे है तो अंदर वाले जो भी कंटेंट उसके अंदर होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर गैस के साथ है। अगर वो फास्ट मूविंग ट्रेन में रखी हुई है कंटेनर के अंदर, और ट्रेन अगर मोशन में भी है, तो अंदर वाली गैस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि अंदर के पार्टिकल्स की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वेलोसिटी पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेम्परेचर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि टेम्परेचर में चेंज तभी आता है जब काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आता है, यानी कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी में कुछ चेंज देखने को मिलता है। और बाकी प्रेशर वगैरह तो कुछ बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, ना ही काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज होगा। ओके, एंड नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है कि when molecules of an isotropic gas traveling in a cubical box along positive x direction collides with the wall of box elastically, the pressure exerted on the walls due to gases। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से रहने देना चाहिए आपको। ठीक है, ये वाला गैस, ये क्वेश्चन रहने दो। ठीक है, इसमें कुछ हायर कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये आप रहने दो। ठीक है, और बताओ, और कौन सा पूछना था 28 29 के बाद? 32। 32 है कि इफ 10 की पावर 32 है, if 10 to the power 22 gas molecules each of mass 10 की power minus 26 kg collide with a surface that is perpendicular to it elastically per second over an area 1 meter square with a speed of 10 की power 4 meter per second, the pressure exerted by the gas molecules with the order of। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में जो जो दी है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ये आपको दिए हैं 10 की पावर 22। ठीक है, और ये लिखा है इसका हर एक का मास जो है, यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल जो है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 26 kg। ठीक है, तो इफ 10 to the power 22 gas molecules each of mass 10 की पावर माइनस 26 kg collide with a surface perpendicular to it, यानी कि मान लो अगर एक कोई कंटेनर है, ठीक है, एंड इधर मान लो एक कोई मॉलिक्यूल कंसिडर किया, ऐसे करके बहुत सारे 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इलास्टिकली क्या कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर, जो कि इसके ठीक परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो मान लो अगर इसके साथ ये कोलाइड कर रहे हैं, तो इसका एरिया कितना दिया है, 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो पर सेकेंड ओवर एन एरिया 1 मीटर स्क्वायर विद स्पीड 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको जो वेलोसिटी दी है मॉलिक्यूल की, वो कितनी दी है, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। और ये कितने कहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं, ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकेंड। तो पर सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और प्रेशर आपको निकालना है इस गैस का, यानी कि जितने भी ये पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होंगे इसकी वजह से प्रेशर कितना होगा। तो देखो, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी है कि भाई जो कोलिजन होता है वो सारे के सारे कोलिजन कैसे होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ठीक है, और इसी इलास्टिक कोलिजन की वजह से क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोलिजन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दी है कि आपका जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगा। यानी कि अब हम इसमें मोमेंटम को लेके आएंगे, क्योंकि कल हमने देखा था कि परसों जब हम क्लास कर रहे थे तो उसमें देखा था हमने कि भाई जब भी
इलास्टिक कोलिजन होता है तो हमारा इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम मोमेंटम को चेक करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम आया होगा वो कितना आया होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम कितना था और फिर फाइनल मोमेंटम इस पार्टिकल का कोलिजन के बाद कितना हुआ और उसके बीच में चेंज कितना हुआ मोमेंटम में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोमेंटम imparted to the surface in वन कोलिजन। तो एक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं और एक कोलिजन में जितना मोमेंटम क्या होगा उस पार्टिकल से वॉल के ऊपर जाएगा, यानी कि सरफेस के ऊपर जाएगा, तो वो कितना जाएगा, तो डेल्टा पी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसमें क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आप इधर को मान रहे हो, ठीक है, इधर की सपोज तरफ, इधर की तरफ कितनी है, v के बराबर है, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसमें एक डायरेक्शन को आपने क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि भाई इधर वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, और इधर वाली डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो इधर की साइड जब ये पार्टिकल जा रहा होगा तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा। और कोलिजन के बाद भी आपको पता है मोमेंटम सेम ही रहता है, तो अगर राइट साइड में जाने के बाद कितना, मतलब राइट साइड में जब ये पार्टिकल जा रहे थे तब वेलोसिटी v थी, यानी कि m इंटू वी, अगर मास इसका m है तो m इंटू वी हो जाएगा मोमेंटम राइट साइड में जाने पे, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर टकराएगा कोलिजन के बाद और जैसे ही यहाँ से लौट के वापस आएगा तब भी इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी v ही रहेगी, और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, माइनस एम वी हो जाएगा। अब माइनस एम वी क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई है कोलिजन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, मतलब आप ऐसे कर लोगे, फाइनल मोमेंटम जो है, पहले इनिशियल मोमेंटम आपका कितना हो गया, मतलब फाइनल मोमेंटम कितना, माइनस एम वी हो जाएगा, और ये जो इनिशियल मोमेंटम है ये भी आपका एम वी के बराबर है। तो माइनस, मतलब ये बीच वाला माइनस तो पहले से ही है, और ये वाला आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये वाली आपने क्या ली, नेगेटिव क्वांटिटी ली। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा मान सकते हैं कि माइनस टू एम वी के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये इसका चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू n नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो अब हम n नंबर ऑफ कोलिजन्स के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे इन 1 सेकेंड, इसी मोमेंटम को यूज करके, ठीक है। तो 1 सेकेंड में जो है आपका फोर्स जो है वो सरफेस पर कितना लगेगा, तो मोमेंटम से आप निकाल सकते हो। मोमेंटम के अकॉर्डिंग आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स होता है एज पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एन नंबर ऑफ कोलिजन्स के लिए निकालेंगे तो उसकी मल्टीप्लीकेशन एन से हो जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ कोलिजन्स के लिए कितना हो गया, एन टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है, और एन पार्टिकल्स के लिए, एन मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल रहे हैं तो एन डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी टाइम हम कितना ले रहे हैं, 1 सेकेंड ले रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कह दिया 1 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं। तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर अगर 1 सेकेंड के बराबर हो जाती है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इंटू डेल्टा पी हो जाएगी, और डेल्टा वी की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम माइनस टू एम वी। तो इस माइनस टू एम वी को ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, एन इंटू माइनस टू एम वी, यानी कि माइनस टू एम एन वी, ठीक है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि लेफ्ट साइड में पार्टिकल हमारा जा रहा है टकराने के बाद, तो फोर्स उधर की तरफ लग रहा होगा टकराने के बाद, तो बस इतना यहाँ पर जो है इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ से हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो फोर्स अगर माइनस टू एम एन वी कहा हमने और एरिया अगर ए है तो इतना जो है हमारा यहाँ पर फोर्स हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे। तो वैल्यूज किस किस की रखेंगे, तो देखो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने कंसिडर किया है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल एन की वैल्यू आपको ये दी हुई है, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है, और वेलोसिटी आपको इतनी दी है, तो एम एन वी ये तीनों चीजें आपको दी हुई है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, और एरिया भी आपको दिया है 1 मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू जो है, अब इस नेगेटिव साइन को मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए, तो मैं प्रेशर को लिख देता हूँ 2 × m × n × v/e। तो 2 हो जाएगा, और मास जो है आपको एक पार्टिकल का कितना दिया है, 10⁻⁻26 kg दिया है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि n की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻22 दी है, और उसके बाद v वेलोसिटी आपको कितनी दी है, 10⁻4 मीटर पर सेकेंड दी थी, ठीक है। तो ये आपने इसमें रख दी, और एरिया जो है आपको कितना दिया, 1 मीटर स्क्वायर रख दिया है। तो सारी क्वांटिटीज आपको ऐसा यूनिट में रखनी है, और ऐसा यूनिट में आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × ये 10⁻⁻26 है, और ये 10⁻22 है, यानी कि ये 10 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4 हो जाएगा अपॉन 1, ठीक है। तो ये 10⁻4 और 10⁻⁻4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, तो -4 + 4 करोगे 10⁻0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। और 2 क्या आया होगा, पास्कल में आया होगा, 2 पास्कल। तो प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 2 पास्कल आया। अब इसमें जो आपको ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ करके लिखा था इस क्वेश्चन में, कि आपको ये बताना था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो इसमें आपको ऑर्डर बताना है कि नहीं, यानी कि 10 कितने हैं इसके साथ। तो ये 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 2 पास्कल जो है, ये बेसिकली क्या है, 2 × 10⁻0 आप लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो उसका मतलब 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 2 × 1 ही आएगी, यानी कि 2 के बराबर आएगी। तो इसका मतलब है इसका ऑफ द ऑर्डर ऑफ का आंसर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻0, यानी कि 10⁻0 ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इतना ही आ रहा है ना आंसर, और 10 की पावर, अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं 10⁻⁻24, ठीक है। तो इसका आंसर 10⁻0 आएगा, इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर गलत दिया हुआ है, थोड़ा सा ऑप्शन आपको गलत दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, तो इसका आंसर जो है 10⁻0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 2 पास्कल आ रहा है, और 2 के साथ पावर कुछ है नहीं, इसका मतलब 10 की पावर आप 0 लिख सकते हो। तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ का आंसर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 0 हो जाएगा। आ गया समझ में। सर हमारा जो 2 × 10⁻⁻4 कैसे आ रहा, मतलब यहाँ पे तो -2 आना चाहिए था। नहीं, ये -26 है और ये 22 है, तो इसको सॉल्व करके कितनी आएगी पावर 10 की, भाई -26 में आप +22 तो करोगे तो कितना आएगा, -4 नहीं आएगी पावर। ये 10 की पावर -4 हो गई, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 4 के साथ, तो कितना बचेगा, अच्छा टू सॉरी इंटू सॉरी। टू इंटू 10 की पावर 0 बचेगा ना, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो बस 10 की पावर 0 ऑर्डर का जो है यहाँ पर वो आ जाएगा। आ गया समझ में। अब बताओ इसके बाद और कौन सा पूछना है। बताओ भाई। (37) एट कांस्टेंट प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल गैस। भाई ये तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। भाई 37 किया है किसी ने। इसका मतलब तो ये है आदर्श, आपने क्लास नहीं ली है फिर, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो। बताओ भाई, 37 किया है किसी ने। रेशमा आपने किया है। नो सर। क्यों नहीं किया।
देखो ये रिलेशन नहीं बताया था मैंने यार, कैसी बातें करते हो मतलब। भाई आपको आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन डेंसिटी के साथ पूछा गया है, तो ये रिलेशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्या, ये तीनों? इसमें ये और ये यूआरएमएस का रिलेशन डेंसिटी के साथ क्या होता है भाई? ये नहीं होता। यूआरएमएस इज इक्वल टू, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितने के बराबर होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 पी बाई डी के बराबर होती है। तो 3 इंटू पी, अगर ये क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं, अगर कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं तो 3 इंटू पी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। और उसका स्क्वायर रूट भी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो यू आर एम एस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/√d के बराबर नहीं हो जाएगा? यार डी को इन्होंने रो लिखा हुआ है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 1/√रो हो जाएगा। बताओ भाई, रिवीजन क्यों नहीं करते हो, फिर कैसे होंगे क्वेश्चन? आदर्श लेक्चर देख रखे हैं, नहीं देख रखे सर नहीं देखा है। हैं? बताओ, नहीं देखे हैं? सर ये वाला नहीं देखा। तो भाई कौन देखेगा, ये बताओ। भाई मेले में जब जाते हो तो जिस झूले का आप टिकट लेते हो आपको उसी पे बिठाया जाता है। आप बोलोगे नहीं नहीं भैया उस पे बिठा दो प्लीज प्लीज, तो वो कोई नहीं बिठाएगा आपको उस पे, क्योंकि आपने उसका टिकट ही नहीं लिया। तो वही सेम बात यहाँ पर है ना, अगर आप उस टॉपिक को पढ़ोगे नहीं तो उसके क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? ठीक है। 39 वाला क्या है, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकंड, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑफ गैस विद द मॉलिक्यूलर ऑफ ट्वाइस द मॉलिक्यूलर वेट एंड हाफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो रेशमा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये मैं कैसे बताऊं आपको। आरएमएस वेलोसिटी के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपसे मॉलिक्यूलर वेट और टेम्परेचर का रिलेशन पूछा है, यानी कि आप कौन सा वाला रिलेशन लगाओगे, ये वाला रिलेशन लगा दोगे। मॉलिक्यूलर वेट इसमें आ रहा है कैपिटल एम, वही मोलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट एक ही चीज होती है। और टी टेम्परेचर इसी में आ रहा है। तो इसमें आपको ये बोला गया कि भाई आपने मॉलिक्यूलर वेट को डबल कर दिया है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को आधा कर दिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा इस पे? देखो ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं बस मैं, ठीक है। तो यूआरएमएस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m के बराबर होता है। तो अगर हमें यूआरएमएस डैश की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि टेम्परेचर को कितना कर दिया है, हाफ कर दिया है। हाफ का मतलब ये T/2 हो गया है। और मॉलिक्यूलर वेट को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो 2m हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/2 कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा, ठीक है। 4m का मतलब है, अगर आप इस स्क्वायर रूट से 4 को बाहर निकालोगे तो 1/2 बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m बचेगा। अब इस 3 RT/m यूआरएमएस की जो वैल्यू है वो आपको 300 दी है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 300 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, 150 मीटर पर सेकंड नहीं हो गया? बताओ, आया समझ में? रेशमा, यस। तो यस आसान सर। तो है, इसके क्वेश्चन करने यस। की कोशिश तो करो। चलो अब इसके कर लेना क्वेश्चंस, ठीक है। कल से अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। शाम को देखते हैं क्या करना है, ठीक है, मैं बता दूंगा ग्रुप में। ओके चलो अब लीव कर दो फिर आप। एक्चुअली कौन सब्जेक्ट का होगा सर? अभी मैं बता दूंगा, अभी टेस्ट बनाया नहीं है ना एक्चुअली आगे का। तो मैं चैप्टर बता दूंगा, ठीक है, अगर होगा टेस्ट तो।